जय हिंद। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 लेकर और अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन जो मैं पढ़ रही हूँ मोहब्बत की रेलगाड़ी का एपिसोड नंबर 29 लेकर। कल हमने वहाँ तक कहानी सुनी थी जब वरीशा ने अपने मदर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेबी के लिए खुद से खाना बनाकर लेने की शुरुआत की थी। आगे पढ़ती हूँ। वरीशा को डॉक्टर ने कहा था कि जब बेबी रेस्ट मोड पे रहे तो आप भी रेस्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि जब बेबी वूम में होता है तो माँ की बॉडी का सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बेबी के को फॉर्म करने में लग जाता है। और जब डिलीवरी होती है उसके बाद माँ की बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है। तो उस कमजोरी को रिकवर करने के लिए वरीशा के लिए प्रॉपर तरीके से सोना, एक्सरसाइज करना, खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स उस हिसाब से लेना जैसा कि डाइटिशियन ने बताया था, और उसके साथ ही साथ सप्लीमेंट्स लेना, क्योंकि आजकल के खाने में आप देखेंगे पेस्टिसाइड से ग्रो होते हैं सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, तो उसमें जो पौष्टिकता होती है वो कम हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ता है माओ को। वो सारी जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी उनकी बॉडी में होती है बच्चे के बनने के दौरान, उसको रिकवर करने के लिए ये सारी रिजीम जो रूटीन में वरीशा के डॉक्टर ने बोला था ऐड करने के लिए, वो सब जरूरी है। और इसलिए वो इन सब इंस्ट्रक्शंस को डॉक्टर के स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, क्योंकि उसको आगे चल के माँ की सारी जिम्मेदारी निभानी थी। और एक हेल्दी माँ जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी होती है वो बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है, क्योंकि माँ एक गाइड होती है, एक मेंटोर होती है। आप देखेंगे हमारे इंडियन कल्चर में फादर्स जो होते हैं वो 10 to 12 आवर्स अपने वर्किंग रिजीम में इतने बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता बच्चों को वक्त देने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अभी मेरी जनरेशन से मैंने ये देखा है कि अपने ऑफिस टारगेट के अलावा फादर्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को भी वक्त निकाल करके गाइड कर रहे हैं। ये चेंज है एक हमारे पिछले जनरेशन से लेकर अभी के जनरेशन में। पिछले जनरेशन में पेरेंट्स, फादर जो होते थे वो मेनली एजुकेशन से रिलेटेड कंसर्न होते थे, लेकिन इस जनरेशन में आप देखेंगे कि एजुकेशन के अलावा जो लाइफ स्किल्स होती हैं वेरियस टाइप की, कैसे माहौल में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, वो सारी चीजों में भी फादर इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपब्रिंगिंग में अपना रोल निभा रहे हैं। और इस तरह से माँ बाप का जो गाइडेंस वाला रोल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। उसको पूरा करने के लिए और निभाने के लिए हेल्थ इश्यूज नहीं आने चाहिए। हेल्दी मदर और हेल्दी फादर की जरूरत होती है। और इस तरह से वरीशा ने अपने डाइट में कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन लेना शुरू कर दिया और सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर ने हैदर को भी एडवाइस किया कि रेगुलर चेकअप कराइए, क्योंकि फादर फिजिकली बच्चे के आसपास माँ की तरह कंपैरेटिवली नहीं रहता, लेकिन मेंटली वो बच्चों के बारे में सोचता ही रहता है। तो फादर की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनका स्ट्रेस लेवल, सबका रूटीन चेकअप होते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ उनको भी न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्दी रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह से बेबी की केयर करने के अलावा दोनों के ऊपर अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। जो मैंने पिछले जनरेशन में देखा है कि माँ पूरी तरह से डेडिकेट होती है घर के लिए सिर्फ और बच्चों की केयर करने में। इस जनरेशन में सोशल इवोल्यूशन इस तरह से आया है कि ऑफिस और घर दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ऑफिस का काम या जॉब भी जो होती है वो हमसे 8 से 10 घंटे लेती है हमारी लाइफ का। इसके अलावा घर में 5 से 6 घंटे आपको देना ही पड़ता है। तो टोटल वर्किंग आवर्स हमारी जनरेशन के पेरेंट्स के 10 to 15 आवर्स हो गए हैं, जबकि पिछली जनरेशन में मैक्सिमम 12 घंटे ही पेरेंट्स की ड्यूटी होती थी। तो इस जनरेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछली जनरेशन से ज्यादा है।
और वो किस तरह से ज्यादा है कि आप देखेंगे महंगाई पिछले जनरेशन से अभी के जनरेशन में थोड़ी बढ़ गई है, कंपटीशन जॉब्स में ज्यादा बढ़ गए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, जॉब्स वैकेंसीज कम होती हैं और कैंडिडेट्स उसको पाने के लिए ज्यादा होते हैं। इस तरह से बहुत तरह का नया स्ट्रेस हमारी जनरेशन में पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। पिछले जनरेशन में हमने देखा मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो होते थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे, जिनकी 9 to 5, 9 to 6 की जॉब होती थी। उसके बाद नो फोन कॉल्स, नो इंटरनेट, नो लैपटॉप, नो जीमेल, नो नथिंग। तो उनका स्ट्रेस लेवल हमारे पेरेंटिंग से डिफरेंट था। उनके पास जब वक्त बचता था तो वो सोशल गैदरिंग और सोशल इन्वॉल्वमेंट में लग जाते थे, रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट में लग जाते थे। लेकिन हमारे पास क्या होता है, ऑफिस आवर्स के बाद भी लगातार आपको मेल्स आते रहते हैं, आपको मेल्स पे अपडेट करना होता है, क्लाइंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और ये सब जो चीजें होती हैं वो हमारी जिंदगी का ज्यादा वक्त ले लेती हैं। और इस वजह से हमारी जनरेशन में सोशल इन्वॉल्वमेंट और रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट के लिए वक्त थोड़ा कम मिलता है कंपैरेटिवली पिछले जनरेशन के। तो इस तरह से जो चेंजेस सोसाइटी में आते हैं उसका असर अपब्रिंगिंग पे पड़ता है। इस बात को हैदर और वरीशा बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने भी सोसाइटी इवॉल्व होते हुए देखी थी और उन्होंने बुक्स वगैरह में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इतनी केयर लेने के बाद भी क्या माँ का और बाप का अभी के जनरेशन में स्ट्रेस लेवल सच में कम हो जाता है? आइए एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक दिन हैदर बहुत तेज अपने जूनियर के ऊपर गुस्सा करके चिल्लाने लगता है वर्क प्लेस पे। सारे लोग ऐसा रिएक्शन हैदर के तरफ से पहली बार देख रहे थे और एक्सपीरियंस कर रहे थे। वो लोग उस हैदर के माँ बाप खासकर जब फोन पर हैदर को चिल्लाते हुए कभी कभी सुन लेते हैं अपने जूनियर्स के ऊपर, तो अपने बच्चे के अंदर ये आया हुआ चेंज उन्हें एक्सेप्ट नहीं हो पाता और वो समझ नहीं पाते कि मेरा बच्चा जो बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था बचपन से जॉब मिलने तक, वो अचानक से इस तरह से चिल्लाने क्यों लगा बुरी तरह से अपने जूनियर्स के ऊपर। और वो चूंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम होता है, लेकिन मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि एक वर्क आवर होता है, वर्किंग आवर के बाद किसी तरह का प्रेशर नहीं होता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे। पिछले जनरेशन में, हमारे फादर के जनरेशन की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ना तो मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना इंटरनेट कनेक्शन था, ना जीमेल कनेक्शन था, नथिंग। जब आप घर आ जाते थे तो आप पूरी तरह आपका वक्त आपकी फैमिली और आपके बच्चों के लिए होता था। इस जनरेशन में वो चीज नहीं है। हैदर को घर पे आकर के भी बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ती है और ये जनरेशन गैप जो वर्क कल्चर में आया है उसने हैदर के माँ बाप को मेंटली बहुत हिला करके रख दिया और उन्होंने तो सिर्फ इस चीज को देखा था, हैदर इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था। इसलिए वीकेंड पे उसके माँ बाप ने डिसाइड किया कि हम लोग एक मिस्टी लेक रिजॉर्ट है माथेरन के पास, वहां पे जाएंगे। और हिल स्टेशन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के पड़ता है। और बुकिंग कर दी पापा ने हैदर की मदद से, और सारे फैमिली मेंबर्स का कंसेंट ले लिया कि हम लोग वहां पे जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होगा हैदर को और हम लोग हैदर से बात करेंगे कि इस तरह का रिएक्शन अगर उसकी जिंदगी में लगातार होता रहा तो उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सारे लोग वहां पहुंचते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं। पहुंचने के पहले, निकलने के वक्त लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना होता है 2 घंटा कैब से। तो और जब हम माउंटेन पे ट्रैवल करते हैं तो स्पाइरल्स रोड होती हैं, तो वहां पे वॉमिटिंग होने का और इंडाइजेशन का बहुत चांस होता है, इसलिए उन्होंने बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया और अपनी सोसाइटी से कैब बुक करके नेरल के थ्रू वहां पे 2 घंटे में पहुंचे। जब सारे लोग वहां पहुंच गए तो सब फ्रेश होकर के लंच सबने किया नेचर के लैप में, गोद में, और हैदर से बात किया उसके जो हीटेड आर्ग्यूमेंट जूनियर से फोन पे हो रहे थे इसके बारे में।
हैदर ने उन लोगों को बताया कि हम मेरे कुछ जूनियर्स ऐसे हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट इश्यूज है, जो अपने वक्त को सही तरह से ऑफिस में यूटिलाइज नहीं कर पाते और इस तरह से उनके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते, वर्क गोल्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते वक्त पे। और उनका हेड होने के नाते मुझे सीनियर अथॉरिटीज को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि आखिर किस वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ी ऑफिस में आ रही हैं, और किसी भी तरह से वो फिर इस सिचुएशन से एस्केप नहीं कर पाता, भाग नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय है, तो उसे सब सच सच अपने अथॉरिटी को बताना पड़ता है। उसने बताया कि मैं बचपन से मैंने ये चीज सीखी है कि वर्क में, अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए, और एक टीम मेंबर जो बहुत लेजी है और इररिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इतनी बड़ी 35 की उम्र में उसने नहीं सीखी है, उसको चीजें समझाते समझाते मुझे कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। सारे बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब हम जॉब लेटर, ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहीं से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हैबिट शुरू हो जानी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय जॉब में होते हुए टाइम पास कर रहा है और अपनी जॉब को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसके लिए हार्डवर्क नहीं कर रहा है, टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहा है और टाइम पास कर रहा है, तो ऐसे फीडबैक उनके लिए जरूरी है। लेकिन तुम्हारा इतनी जोर से गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और साथ ही साथ तुम्हारे जूनियर्स के मेंटल हेल्थ के लिए भी। चीजें कन्वे करने का एक तरीका होता है हैदर। तुम उनके टीम लीडर हो, अगर तुमने उन्हें अपने किसी भी जेस्चर से ये सिखाया कि गुस्सा करना और किसी के भी ऊपर चिल्लाना ऑफिस प्लेस में जायज है, तो फिर ये ट्रेडिशन तुम्हारे टीम में पास ऑन होता जाएगा। और टीम में हर एज के लोग होते हैं, तो यहाँ पे जूनियर और सीनियर का एक ग्रुप होता है, तो इस तरह का कल्चर तुम ना चाहते हुए भी अपनी टीम में इंट्रोड्यूस कर दोगे। इसलिए हम तुमसे बड़े होने के नाते ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि वर्क कल्चर गवर्नमेंट जॉब से कॉर्पोरेट जॉब का बहुत डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें हर जगह अच्छाई ही फैलाती हैं। तो हम तुम्हें ये गाइड करना चाहते हैं कि तुम स्ट्रैटेजीज प्लान कर लो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी टीम में, उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो और उनके सॉल्यूशंस लिखो स्ट्रैटेजीज के साथ। फिर तुम अपने उन सारे जूनियर्स को बुला लो जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उनके काम को मॉनिटर कर लो वीकली, और फिर उनको पर्सनली अपने केबिन में बुलाकर गाइड करो कि यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम लोग अपने वर्क कल्चर को थोड़ा सा बदलोगे नहीं और एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाओगे नहीं, तो टीम हमेशा नुकसान में रहेगी। और फिर ये सिर्फ मेरी हार नहीं होगी, ये पूरी टीम की हार होगी। और जो हमारी अथॉरिटी है वो सिर्फ मेरे से सवाल नहीं पूछेगी कल को, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ऑनेस्टली ये सारी डिटेल्स उनसे शेयर करूंगा, तो तुम्हें भी वो बुला करके कुछ एक्शन ले सकते हैं। और इस तरह से अपने गवर्नमेंट जॉब के 62 इयर्स के एक्सपीरियंस को, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत कोलैबोरेशन के साथ, पेशेंस के साथ, टीम वर्क के साथ काम किया था, अपने एक्सपीरियंस को फादर्स और मदर्स ने वहाँ पे हैदर से शेयर किया। और हैदर को एक बुक गिफ्ट की जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक में जो 7 हैबिट्स एक्सप्लेन की गई हैं, अगर उसका प्रैक्टिकली यूज किसी भी वर्क प्लेस पे बड़े ऑनेस्टी के साथ और सारे टीम मेंबर्स के जरिए एक्सेप्ट किया जाए, तो वर्क कल्चर में बहुत सुधार होता है। और वो बहुत यकीन के साथ कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि ये बुक तुम्हें बहुत हेल्प करेगी और तुम्हारा टेम्पर जो इस तरह से वर्क कल्चर की वजह से बिगड़ गया है वो सुधर जाएगा, और तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारे रूटीन लाइफ में बहुत चेंज आएगा। और ये सारा चेंज तुम्हें एज अ हेड टीम लीडर हेल्प करेंगे और तुम्हारे ऑफिस के वर्क कल्चर में सुधार में भी हेल्प करेंगे। वैसे तो इसमें जो जो हैबिट्स बताई गई हैं वो हमारे इंडियन कल्चर की बहुत सारी किताबों में भी मेंशन की गई हैं, खास करके जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनमें इन सारी बातों का ख्याल रखा गया है, जो 7 हैबिट्स का निचोड़ है।
तो लेकिन उनका प्रैक्टिकल यूज 7 हैबिट्स में कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है, और हमारे रिलीजियस बुक में उस जमाने की कंटेम्प्रेरी इवेंट्स मेंशन है, तो थोड़ा सा समझने और को रिलेट करने में डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये डायरेक्टली आपको बताती है कि किस तरह से वर्क कल्चर में हम किन हैबिट्स को फॉलो करें कि एक दूसरे से बहुत अच्छे ताल्लुक होने के साथ साथ हमारा वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा हो जाए। चारों पेरेंट्स बैठ करके हैदर को ये भी समझाते हैं कि अब तुम सिर्फ एक टीम लीडर नहीं हो, अब तुम एक होने वाले फादर भी हो। तुम्हारा एक एक बिहेवियर तुम्हारा बच्चा नोटिस करेगा और वो चीजें उसकी आंखों से प्रिंट होके सब कॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाएंगी, और ये होगा उसका एक ट्रेडिशनल पेरेंटिंग सीखने का तरीका। तो तुम अगर इस तरह का टेम्पर लूज करना हर वक्त सीखोगे तो ना चाहते हुए भी तुम्हारा बच्चा अपनी पेरेंटिंग स्किल जो तुमसे सीख रहा है एब्जॉर्ब करेगी, वो इसको जायज समझेगी फ्यूचर में जब कभी वो अपने बच्चों पे इस तरह से गुस्से में चिल्लाया करेगी, क्योंकि वो तुम्हें चिल्लाते हुए देखेगी तो वो सीखेगी कि जब कभी प्रॉब्लम आए लाइफ में, इस तरह की फैमिली लाइफ में, तो वहां पे हमें चिल्लाना है। चिल्लाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, गुस्सा भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन वहां पे होता है जहां पे हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से पकड़ते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम है और फिर उस पर काम करते हैं। कहते हैं ना कि मैथ्स को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप पहचानिए कि वो वर्ड प्रॉब्लम या प्रॉब्लम जो पेपर में आती है वो कह क्या रही है। बिल्कुल उसी तरह जिंदगी के जो लाइफ स्किल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो भी इसी मेथड के जरिए सॉल्व होती हैं कि पहले आप पहचानिए कि प्रॉब्लम है क्या और उसको एक्सेप्ट कीजिए कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उसको इग्नोर मत कीजिए और नकारिए मत कि नहीं ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अगर प्रॉब्लम होगी नहीं फैमिली में तो एंगर बर्स्ट होगा ही नहीं। अगर एंगर बर्स्ट हो रहा है इसका मतलब कुछ कलेक्टिव प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है और कुछ सोशल मेंटल इश्यूज चल रहे हैं जिनका खास ख्याल रखना जरूरी होता है वक्त रहते ही। और इस तरह से हमारे बच्चे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं जिसकी एजुकेशन कहीं पर भी अभी दी नहीं जा रही है। जो फैमिली लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, पेरेंट्स उसको सॉल्व करके दिखाएं बच्चों के सामने कि ऐसे ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं। और इस तरह से हैदर बहुत ग्रेटफुल फील करता है अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने वक्त निकाला, उसके बारे में इतना सोचा और यहाँ पे वीकेंड बिताने के लिए आए जिससे उसका बॉडी और सोल रिजुवनेट हुआ, रिलैक्स हुआ अगले वीकडेज पे काम करने के लिए। और इस तरह वो वरीशा के साथ बैठता है, कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज प्लान करता है क्योंकि वो नए जनरेशन के बच्चे के पेरेंट बने थे तो उनकी पेरेंटिंग स्किल्स अपने पेरेंट्स से सीखी हुई पर मॉडरेट पेरेंटिंग होगी। सेम टू सेम नहीं फॉलो की जा सकती क्योंकि सेम सिचुएशंस होंगे ही नहीं वरीशा और हैदर की लाइफ में, क्योंकि बच्चा अलग जनरेशन का है। और इस तरह से इन लोगों ने अपनी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज तैयार की और बच्चे के सामने किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है, उस पर काम करना शुरू कर दिया। वो पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेते हैं दोनों और स्ट्रैटेजीज अपनी फैमिली के हिसाब से प्लान कर लेते हैं। वो जो पेरेंटिंग गाइड्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आपकी फैमिली में 3 जनरेशन के लोग रहते हैं जिसे 3 जनरेशन को लिविंग कहा जाता है। और 3 जनरेशन को उनकी अपनी अपनी जनरेशन के हिसाब से वैल्यू करना और उनके रोल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और एक दूसरे की जनरेशन को समझना, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है आजकल की फैमिली में। तो आप लोगों को मैं एक प्लान्ड स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ जिसको आप अपनी फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए ताकि आपको बच्चे को ग्रो करने में हेल्प हो और आप सारे लोग जो हैं फैमिली में वो बच्चे को हेल्प कर सकें अपने अपनी तरह से। और उन्होंने एक्सपर्ट्स ने उन्हें गाइड किया कि जो बच्चा होता है उसको पालना एक
एक वन वे प्रोसेस नहीं होता, ये टू वे प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम बच्चे को अपने ज़माने की चीज़ें सिखा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। बच्चा भी अपने जनरेशन की चीज़ों को अपने एक्शन के थ्रू, अपने रिएक्शन के थ्रू हमें रिवील करता है, और वो हमें एक्सप्लेन करता है कि उसकी जनरेशन क्या है। तो ये टू वे प्रोसेस होता है गिव एंड टेक का, जहाँ पे हम अपनी चीज़ें उसे सिखा रहे होते हैं, वो भी अपने जेस्चर्स से अपने ज़माने की चीज़ें हमें सिखा रहा होता है। और इस तरह से लाइफ को एक लर्निंग जर्नी कहा गया है। और इस तरह से ये जो पहले कुछ साल हैं बच्चे के पैदा होने के बाद के, वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाता है। जिस तरह से रोलर कोस्टर राइड में हमें चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग फील होता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, नए कर्व्स, नए मोड़ आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में भी जब हम पेरेंटिंग रोल में उतरते हैं तो इस तरह का एक्सपीरियंस पेरेंट्स को होता है। इन सब चीज़ों पे जनरली आजकल चर्चा नहीं होती है, लेकिन अब चर्चा होना शुरू हो गया है। जो जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने सोशल सर्कल में, वो इन बातों का अब जिक्र करना शुरू कर चुके हैं हमारे देश में। और धीरे धीरे इसको एक स्कूलिंग में तब्दील कर दिया जाएगा। जब देखा जाएगा कि बहुत सारी फैमिलीज में इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है फैमिली लेवल पे, तो समाज में को इवॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए इसको एजुकेशन में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। और इसीलिए एक टीचर होने के नाते मैंने एक इनिशिएटिव लेकर के अपनी बुक में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, क्योंकि मैं एक सोशियोलॉजी की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ी है बीएड में, और बच्चों के साथ 10 साल बहुत ही रिगरस कनेक्शन में, बहुत ही रिगरस वर्क कल्चर में कनेक्टेड रही हूँ मैं बच्चों से। तो इन सारी चीज़ों का बच्चों के ग्रोथ पे क्या क्या असर पड़ता है, उसका मुझे पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने ज़रूरी समझा इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना और अपने चैनल के ज़रिए अवेयरनेस फैलाना। और इसी तरह हैदर और वरीशा ने बहुत ही समझदार पेरेंट की तरह, जैसे हर जनरेशन के पेरेंट समझदार होते हैं, क्योंकि वो खुद तो अलग जनरेशन के होते हैं और पाल रहे होते हैं नए जनरेशन का बच्चा, और वो अपने जनरेशन से अपने बच्चे की जनरेशन तक का सफ़र पूरा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हैदर और वरीशा ने ये सफ़र शुरू कर दिया था शाहदा के साथ, और सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, फैमिली मेम्बर्स के बीच अफेक्शन को ग्रो करते हुए, किस तरह से कोलैबोरेटिव वर्क और टीम वर्क को लेते हुए वो अपनी ज़िंदगी में इस पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस कर रहे थे। ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में रोलर कोस्टर का एक इफेक्ट डाल रहा था। और यहीं पे ख़त्म होता है मेरा लेसन, और इस लेसन का टेक अवे है कि पेरेंटिंग एक नया एक्सपीरियंस होता है हर मैरिड कपल के लिए, और हर मैरिड कपल का पेशेंस लेवल, काम करने का तरीका, कोलैबोरेशन, एक दूसरे का ख्याल रखने का तरीका सब अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर मैरिड कपल स्पेशल होता है, उनका होने वाला बच्चा, हुआ बच्चा भी अलग होता है। तो ये सब एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इन सारे पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ कॉमन गोल्स ज़रूर होते हैं। जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो, फेस करने के लिए अपनी ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस, और सीखने के लिए अपनी ज़िंदगी के सारे लेसन। ये कॉमन गोल जो होता है हम सारे पेरेंट्स को एक माला में पिरोता है, क्योंकि हम किसी भी देश के हों, किसी भी जगह के पेरेंट्स हों, हमारा गोल यही है कि हमारे बच्चे हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हेल्दी तरीके से अपने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें, और उसे निभाते हुए अपने लाइफ गोल्स को अचीव करते जाएं। और इस तरह से ये जो नया सब्जेक्ट है पेरेंट के लिए, जिसे हम न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, एक नया सब्जेक्ट होता है हर पेरेंट के लिए, उससे किस तरह से डील करना है, उसे किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसे किस तरह से गाइड करना है, ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग के जो रोल होते हैं वो पेरेंट्स को सिखा देते हैं। और इस तरह से अपने सारे पुराने एक्सपीरियंस को अनलर्न करके वो बच्चे के जरिए नए एक्सपीरियंस को सीखते जाते हैं। सो दिस इज अ जर्नी फ्रॉम अनलर्निंग फ्यू थिंग्स टूवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स।
जुड़े रहिए मुझसे सीखने के लिए ये सारी चीज़ें जो लाइफ स्किल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह से हम अपने एंगर को कंट्रोल करके और घर का एनवायरनमेंट बहुत सूदिंग और इफेक्टिव बनाते हैं ताकि बच्चा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करे। जब भी ज़िंदगी में उसे कहीं बाहर किसी भी तरह की उलझने हो तो वो भागा दौड़ा घर पे सीधा आ जाए कि मेरे माँ बाप मेरे गाइड हैं और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। कुछ ऐसा ही रिश्ता मेरे पापा के साथ था। छोटी बड़ी हर तरह की डिस्कशन मैं उनसे किया करती थी, चाहे वो सोशल लाइफ की हो, रिलीजियस लाइफ की हो, इकोनॉमिक लाइफ की हो, जो भी हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, और कुछ बहुत प्यारा सा गाइडेंस उनके ज़रिए मुझे मिला था। और इस तरह से ये बुक पेरेंटिंग बॉन्ड भी सिखाती है। जुड़े रहिए मुझसे सीखने के लिए कुछ और नई चीज़ें। तब तक के लिए जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।